गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श गद्य का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है बड़े भाई साहब। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने छोटे भाई यानी लेखक को डांटते हैं। किसके बारे में? पढ़ाई के बारे में। और जो बड़े भाई साहब हैं उनको भी पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन वह अपनी क्लास में 1 या 2 बार मतलब एक ही क्लास में 2 या 3 साल लगाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। और कभी कभी उनको जो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कॉपियों की हाशियों पर मतलब कॉपियों के किनारों पर कुत्ते बिल्ली और चिड़ियों के पिक्चर्स या तस्वीरें भी बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना या पढ़ाई करना ये बड़े बड़े विद्वानों का काम नहीं है। मतलब कि कोई बड़ा विद्वान है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उसको अंग्रेजी पढ़ना या लिखना आ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, जब जाकर हम इस पढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद लेखक को इस डांट फटकार का कुछ असर होता है, फिर वो टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। मतलब उस टाइम टेबल को अपनी दिनचर्या में अमल करना, पालन करना उनके लिए सही नहीं होता है। फिर से वापस वो उसका तिरस्कार करके उसी खेलकूद और हरियाली के बीच सुखद अनुभव करने के लिए चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई साहब और मेरे बीच में कितने दर्जे का यानी कितनी कक्षा का अंतर था? 3 कक्षाओं का अंतर था। और अब वह अंतर कितना रह गया? 2 कक्षा का अंतर रह गया। और जो बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ाई करते थे वह फेल हो गए और मैं खेल कूद करके भी पढ़ाई करता तो मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लेना मतलब क्या कह रहे हैं? आड़े हाथों लूँ मतलब उनकी अब मैं क्लास लूँ, उनसे पूछूं कि देखो मेरी पढ़ाई ना करने पर भी मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, पास हो गया, और आप दिन रात पढ़ाई करते थे उसके बावजूद भी आप फेल हो गए। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। क्योंकि छोटे भाई हैं तो हमदर्दी तो होगी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल चल रहा था कि आपने जो इतनी तपस्या की, दिन रात पढ़ाई की, वो पढ़ाई कहाँ गई? और मेरे खेलने कूदने के बाद भी मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, अव्वल आ गया। और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ता है। लज्जास्पद मतलब शर्मनाक, नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना, है ना? तो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनसे कुछ पूछूं तो शायद ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। अभिमान का मतलब घमंड हुआ कि मैं खेल कूद कर भी अच्छे अंकों से पास हो गया और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। रौब मतलब डर। जो भाई साहब मुझे बार बार डांटते थे, पढ़ने के लिए कहते थे, अब वह रौब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब का नहीं रहा होगा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा। फजीयत का अर्थ क्या होता है? अगर फिर से उन्होंने मेरा अपमान किया तो अब मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब दिन रात आप पढ़ाई करते रहे, खेल कूद नहीं करते थे, जी छोटा करके मतलब जी को अपने मन को बहला फुसलाकर दिन रात पढ़ाई करते थे, तो कौन सा आपने तीर मार लिया। अगर इस बार भाई साहब ने मेरा अपमान किया तो मैं ऐसा कह दूं, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता है कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब क्या कह रहे हैं कि मैं मन में तो सब कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या पता मैं अपने मुंह से ये बात बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ। तो लेकिन मेरे चेहरे से ये सब कुछ साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अब मुझे भाई साहब से कोई डर नहीं रहा है। भाई साहब ने मुझे
भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। सहज बुद्धि का अर्थ क्या होता है? उनकी जो सामान्य बुद्धि थी वह बड़ी ही तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग आ गया। मतलब तुम में क्या आ गया? घमंड आ गया है कि तुम अब मतलब खेल कूद के भी पास हो गए। तुम सोचते हो कि इस बार भी मैं खेल कूद के पास हो जाऊंगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तलवार खींच लेना मतलब गुस्से में होना। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। अब जो लेखक के भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ किताबों को पढ़ लिया लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने की कभी भी कोशिश नहीं की है। आपने रावण का उदाहरण तो पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से रावण का जो चरित्र है वो किस प्रकार से धराशायी हो गया। उसका आपने कोई अपने ऊपर कोई उदाहरण नहीं लिया। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं होती है। क्या करना है आपको? आपका असल विकास किससे होता है? बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय का मतलब उसे अच्छे से समझना है। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। मतलब क्या कहा है कि पूरी धरती पर रावण का राज्य था, ठीक है। और आजकल भी अंग्रेजों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। मतलब अगर उसने घमंड किया है तो जो बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे, उन सब के साथ होने पर भी उनका जो घमंड था उस घमंड ने ही उनका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। क्या कहा जा रहा है कि आदमी बुरा काम कर ले लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी इतराना नहीं चाहिए। ये घमंड ही है जो आपको दीन और दुनिया दोनों से ही विदा कर देता है। ये बात जो बड़े भाई साहब है लेखक को बता रहे हैं कि तुम अगर पास होकर अपने आप पर घमंड कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि घमंड या अभिमान किसी का भी नहीं टिका है। वो यहाँ पर रावण का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिरना मतलब बेपरवाह हो जाना, कि अभी से तुम बेपरवाह हो गए। अभी तो तुमने सिर्फ एक दर्जा पास किया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के ही बड़ी चीज़ हाथ में लगना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। तुम सोचो कि बिना प्रयास के तुम बार बार पास हो जाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। अंधा चोट मतलब अनजाने में भी कभी सही सही निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, मतलब कभी भी वह असफल ना हो, वही व्यक्ति सफल है। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। दांतों पसीना मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम मेरे दर्जे के हिसाब से पढ़ पाओगे।
जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर मतलब शून्य भी, जीरो भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चौवम, पंचुम लगाते गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अब ये बता रहे हैं कि इतिहास में इतने हेनरी हुए हैं, इतने विलियम्स हुए हैं, इतने चार्ल्स हुए हैं कि उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। 7वें की जगह 8वां लिख दिया, द्वितीय की जगह पहला लिख दिया तो सब नंबर गायब हो जाते हैं। मतलब इतिहास इतना टेढ़ा है। और ज्योमेट्री में बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा भी क्या है? अब जो भाई साहब हैं वो समझा रहे हैं कि चाहे अ ब ज या अ ज ब लिख दो, दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाओ, लेकिन क्या है कि जो किताब में लिखा है वही जो परीक्षक है, जो अध्यापक है, जो जांच करने वाला है, उसे वही किताब का लिखा ही चाहिए। और इस रटने की विद्या को ही इन्होंने क्या नाम दिया है? शिक्षा नाम दिया है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो और आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। खुराफात का मतलब क्या होता है? ये जो व्यर्थ की बातें हैं ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख सकते हैं कि समय की पाबंदी पर आप 4 पन्ने लिखो, लेकिन ये तो 4 लाइन का है। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की कहाँ ज़रूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत मतलब बेवकूफ़ी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। दुरुपयोग मतलब अनुचित उपयोग है कि व्यर्थ में ही किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मतलब अपना रास्ता नापे और जो भी बात कहनी है वो फटाफट कह दे, जल्दी से कंप्लीट कर दे। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, पूरे बड़े बड़े पन्ने। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? क्या कहा जा रहा है कि 4 पन्ने लिखने हैं समय की पाबंदी पर, और उसको कहा जा रहा है संक्षेप में लिखें। नहीं तो क्या, अगर विस्तृत लिखना होता, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर फुल पूरी बात लिखनी होती, तो क्या 100-200 पन्नों में लिखवाते? जो बात 1 से 4 लाइन में लिखकर हम समझा सकते हैं उसे हमें 4 पन्नों में लिखने की बात कही जा रही है। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब बड़े क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित हैं? क्योंकि
पहले तो वो अपने दर्जे में फेल हो गए, दूसरा उनका जो छोटे भाई हैं, जो लेखक हैं, वो अपने दर्जे में अव्वल आए हैं, अपनी कक्षा में अव्वल आए हैं बिना पढ़ाई किए हुए। और बड़े भाई साहब जो पढ़ाई करके भी, इतना प्रयास करके भी फेल हो गए, तो वो बड़े क्रोधित हैं और अध्यापकों पर अपना क्रोध निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछे जाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं हो, सारी व्यर्थ की बातें हैं जो हमें परीक्षा में लिखनी पड़ती हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। जब सारी बात तुम्हें पता चलेगी, ये पापड़ जो कठिन काम जो तुम्हें करने होंगे, तभी तुम्हें सारी बात का पता चलेगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब सारी बात, जो कठिन से कठिन बात है, वो सब तुम्हें पता चलेगी। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है और जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधो। गिरह बांधो मतलब अच्छी तरह याद रखना, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती, मतलब स्कूल का समय हो रहा था, नहीं तो ये जो भाई साहब का जो उपदेश चल रहा था ये ना जाने कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भयभीत कर दिया मतलब डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ताज्जुब मतलब आश्चर्य है कि मैं जो पढ़ाई मुझे इतनी भयंकर लग रही थी, उसको लग रहा था कि स्कूल छोड़कर मैं घर चला जाऊं। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों पर मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब जैसी की तैसी जो रुचि थी, मतलब अरुचि जो है पुस्तकों के प्रति, वो वैसी की वैसी बनी रही। भाई साहब चाहे कुछ भी कहते रहें। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। मतलब जो भी मुझे काम दिया जाता स्कूल को लेकर, याद करने को लेकर, बस इतना ही मैं काम करता ताकि मुझे क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और चारों ओर चोरों का सा जीवन काटने लगा। जो विश्वास मैंने अपने ऊपर पैदा किया था वह वापस गायब हो गया कि मैं पास हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूँ और खेल कर पढ़ कर भी मैं अच्छे अंकों से पास हो सकता हूँ। ये इस प्रकार का जो मेरा विश्वास था वो सब समाप्त हो गया और मैं वापस चोरों की जैसे खेलने जाता और भाई साहब से नज़र छुपाकर घर में लौटता था। धन्यवाद।